छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूर विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित तृतीय सेमेस्टर बीएससी के लिए 2 लंबी कविताएँ हैं। उसमें पहली लंबी कविता है सरोज स्मृति। उसका आज मैं चौथा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आगे बढ़ाते हुए लौटी लेकर रचना उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश। अब आपको पता चला है कि निराला अपनी बेटी की मृत्यु के बाद एक शोक गीत की रचना करते हैं। उसमें वे अपनी बेटी सरोज को खोने का जो दुख उन्हें है उसे प्रकट कर रहे हैं। अब उनकी बेटी मर चुकी है, उसके बाद की वेदना यहाँ एक शोक गीत के रूप में सामने आई है। लौटी लेकर रचना उदास। यहाँ कवि निराला मुक्त छंद की रचना करते थे। जब भी वे रचना करते तो उन रचनाओं को संपादक के पास भेजते प्रकाशित करने के लिए, लेकिन संपादक गण उसे देखकर यह छंदबद्ध रचना नहीं है ऐसा कहकर एक या दो पंक्ति में उत्तर लिखकर वापस भेज देते थे, उसे ठुकरा देते थे। लौटी लेकर रचना उदास, तब कवि के मन में उदासी छा जाती थी। वे उदास हो जाते, दुखी हो जाते थे, क्योंकि उनकी रचना के लिए प्रकाशन का स्थान या किसी पत्रिका में स्थान नहीं मिल रहा था। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर। दिशाकाश देखते हुए प्रांतर में जो आंगन में बैठकर बहुत देर तक आंगन में बैठा रहता, क्योंकि मुझे उतना दुख मेरे मन में हुआ था। व्यतीत करता था गुन गुन कर संपादक के गुण। यहाँ आकर उनके गुण को या जिन संपादकों ने मेरी रचनाओं को ठुकरा दिया था, तिरस्कृत किया था, उनके गुणों के बारे में ही सोचते हुए मैं आंगन में बैठा रहता था। यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर। जब हम बैठते हैं तो किसी घास पर वहां घास नोचते हैं, तो ऐसे बैठकर वे संपादक के बारे में उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके गुण स्वभाव के बारे में, उन्होंने क्यों मेरी रचना लौटा दी है, ये सारी बातें सोच रहे हैं। अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर, याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप। मुझे एक दिन याद आता है जिस दिन सुबह प्रभात के समय वहां तुम पर एक सूर्य की किरणें पड़ रही है। तुझ पर स्वरूप, तुम पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तुम सुंदर दिख रही हो। स्वरूप, सुंदर रूप तुम्हारा बन गया है। खेलती हुई तू परी चपल, तू एक परी की तरह दिख रही हो, तुम इतनी सुंदर दिख रही हो। तुझे देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं दूर स्थित प्रवास में चल, मैं एक बार तुम्हें देखने के लिए आया था 2 वर्ष बाद, होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ। 2 वर्ष बाद तुम्हें देखने के लिए मैं वहां आया था, यहाँ सास ससुर के घर या तुम्हारी नानी के घर मैं तुम्हें आया था। तुम पर धूप पड़ रही थी तो तुम्हारा रूप और भी निखरा हुआ लग रहा था। यहाँ सरोज के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए, तुम्हें देखने की उत्सुकता मेरे मन में थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए वहां आया। तुम पर जो धूप पड़ रही थी तो तुम्हारा सौंदर्य सौंदर्य और भी निखरा हुआ लग रहा था। देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ, बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर। आंगन में बैठकर मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखने के लिए। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, जिस मोढ़े पर जहां मैं बैठा था, बैठकर मेरे हाथ में ये कुंडली थी। आप इसे ध्यान से सुनिए। ये मेरे हाथ में ये कुंडली थी। यहाँ कुंडली, कुंडली का मतलब है हॉरोस्कोप, जातक का। अपने जीवन की दीर्घ गाथ, मेरे जीवन की कथा उसमें लिखी हुई थी। मेरे जीवन में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, सारा विवरण उसमें था।
पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह। मैंने अपनी कुंडली पढ़ी तो मुझे पता चला कि मेरे जीवन में 2 विवाह का योग लिखा है। मेरी कुंडली में 2 विवाह लिखा हुआ था। पढ़े शुभ 2 विवाह, हँसता था मुझे हँसी आ गई। मेरा एक विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी विमला भी मर चुकी है, लेकिन अब दूसरा विवाह कैसा, वह शुभ कैसा हो सकता है? इसे सुनकर, इसे पढ़कर मुझे हँसी आई। हँसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक। इस भाग्य का अंक जो है, इस कुंडली को खंडित करने से फाड़ कर फेंकने का मन हुआ। देखा भविष्य के प्रति आशंक, क्योंकि अगर मेरा दूसरा विवाह होगा तो मेरे लिए शंका ही उत्पन्न होगी। ऐसा मैंने समझकर उस जो कुंडली थी उसे फाड़ कर फेंकने के बारे में मैंने सोचा। दूसरे विवाह के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे मेरा दूसरा विवाह हो, ऐसा कई लोगों ने मुझसे कहा था। आत्मीय स्वजन जो अच्छे जो रिश्तेदार थे, मेरे मित्र थे, सभी ने यही कहा था कि सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तुम्हारी पहली पत्नी मर चुकी है, अब तुम्हारी बेटी भी अभी छोटी है, अब तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तो विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की भी मिलेगी, सुंदर लड़की भी मिलेगी, तुम विवाह कर लो। इस प्रकार कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया था। आए ऐसे अनेक परिणय, ऐसे विवाह के रिश्ते कई मेरे पास आए। मुझसे दूसरा विवाह करने के लिए कई रिश्ते आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। मैंने किसी को हाँ नहीं कहा, मैंने सविनय रूप से ही विनय के साथ उन सबको विदा कर दिया, उन्हें भेज दिया, कह दिया कि मुझे दूसरा विवाह करना नहीं है, करने की इच्छा मेरे मन में नहीं है, मैं दूसरा विवाह नहीं करने वाला हूँ। पर विदा किया मैंने सविनय सबको, जो अड़े प्रार्थना पर वे सभी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए मेरे सामने आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए थे, लेकिन मैंने सभी रिश्तों को अस्वीकार कर दिया, सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया। नयनों में पाने का उत्तर, मेरी आंखों से वे उत्तर पाने की प्रतीक्षा में खड़े रहे, लेकिन मैंने कह दिया उन्हें जब कहा, क्योंकि किसी तरह वे मुझसे हाँ कहवाए बिना जाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा हाँ उत्तर सुनने के लिए, शादी के लिए राजी होना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें कहकर ऐसा कह दिया कि एक शब्द कह दिया कि उसे सुनकर वे मुझसे दूर हो गए। मैं हूँ मंगली, मुड़े सुनकर मैंने कह दिया कि जब वे मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, तब मैंने उनसे छुटकारा पाने के लिए एक ही वाक्य कहा, मैं हूँ मंगली। मंगली एक दोष है, जिसके जिसकी कुंडली में यह दोष होता है, उनके साथ तो अगर विवाह होगा तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। इसलिए जो मांगलिक होते हैं उनके साथ विवाह करने से लोग आज भी डरते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। मुझे सुनकर कई लोग, जब उन लोगों ने मेरे मुंह से यह बात सुनी मैं मंगली हूँ, तो वे मुझसे दूर हो गए। विवाह का जो रिश्ता लाए थे, जो प्रस्ताव लाए थे, उससे वे मुकर गए। इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी हतोत्साह, लेकिन इस बार एक ऐसा विवाह का प्रस्ताव आया, किसी प्रकार में मुझसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनसे कह भी दिया था कि मैं मंगली हूँ, लेकिन उस बात से भी वे नाराज नहीं थे। वे मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह करवाने के लिए तैयार आए थे। उनका उत्साह कम नहीं हो रहा था, किसी प्रकार भी होने को ना था। पड़ी अड़चन, अब मेरे बीच में अड़चन पड़ गई, बाधा पड़ गई। अब मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊं? मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे दूसरा विवाह नहीं कर लेना है? तो उस नयनों का आया मन में भर आकर्षण, और ऐसी स्थिति में मुझे भी आकर्षण हो गया उस लड़की से जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला था। ऐसा प्रस्ताव आया था।
आकर्षण उस नयनों का सासू ने कहा, और सासू ने भी, मेरी सास ने भी यही कह दिया कि वे बड़े भले जन हैं भैया, वे बड़े भले जन हैं, भले अच्छे लोग हैं वे लोग, अच्छा रिश्ता है। तो ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। एंट्रेंस पास है लड़की, वह वो लड़की भी एंट्रेंस पास है, तो तुम विवाह कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है। तो वे भी मान गए। तो लड़के की उम्र भी 26 है, 26, तो ठीक ही है। लड़की भी 18 की, हमारी लड़की की उम्र भी 18 वर्ष है, तो ठीक ही होगा। फिर हाथ जोड़ने लगे। इतना कहकर वे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कवि से, निराला से। वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा वे सुधरे हुए बड़े सज्जन, वे अच्छे लोग थे, वे ब्याह करवाना ही चाहते थे। अच्छे कवि, अच्छे विद्वज्जन, और आप भी अच्छे हैं कवि, और अच्छे कवि है, एक विद्वत जन है आप, तो आपके साथ हमारा रिश्ता होना ही है। हमारी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। इस प्रकार वे अनुरोध करने लगे, अनुनय विनय करने लगे। तो मैं है बाढ़ बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, वे भी अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, इज्जतदार थे, और उनकी लड़की भी एंट्रेंस पास थी, शिक्षित लड़की थी, साथ ही रूपवती थी, सुंदर भी थी। समुचित आपको यही होगा कि कहे, हर तरह उन्हें वह सुखी रहे, इस वर सुखी रहे। इसलिए आपको मानना है तो आप भी सुखी होंगे, लड़की भी सुखी रहेगी। और सासू ने आगे कहा कि आएंगे कल, ये प्रस्ताव लेकर जो आए हैं ना, वे जरूर कल आएंगे, और आप कल ना मत कहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आया है। दृष्टि थी शिथिल, मेरी दृष्टि शिथिल पड़ गई, मन में चंचलता आ गई। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मैं इस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दूं, इससे मैं अलग हो जाऊं। आई पुतली तो खिल खिल खिल, अब मेरे सामने तुम आ गई, एक पुतली की तरह, एक पुतली की तरह तुम खिलते हुए मेरे सामने आ गई, हंस रही थी, तुम्हारी हंसी देख रहा था मैं हुआ पुनः चेतन, मैं चेत मेरा मन अचेतन से चेतन में आ गया। कुछ क्षण के लिए मेरा मन भी विवाह प्रस्ताव के लिए राजी होने को तैयार हो गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा मन फिर चेतनावस्था में आ गया। सोचता हुआ विवाह बंधन, तब मैं सोचने लगा, अगर यह विवाह होगा तो विवाह मेरे लिए सुख नहीं लाएगा, यह मेरे लिए बंधन ही लाएगा। मैं इस बंधन में बंध रहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा सोचकर कुंडली दिखा बोला, मैंने कुंडली जो कि कुंडली मेरे हाथ में थी, उसे मैंने तुम्हें दिखा। यहाँ सरोज से बोलते हैं कवि, मैंने अपनी कुंडली तुम्हें दिखाकर बोला, ए लो ले लो ये कुंडली, आई तो दिया कहाँ खेलो। जब सरोज आई, कवि ने उसको देखा, हंस रही थी, तो उन्होंने फिर से अपने मन में निर्णय लिया कि मैं विवाह कभी नहीं करूंगा। तो क्योंकि अगर मेरा विवाह दूसरा विवाह होगा तो मेरे लिए बंधन ही होगा। तब मैंने अपनी हाथ में जो कुंडली थी उसे मैंने तुम्हें देकर कहा कि ले लो और खेलो, इससे तुम खेल सकते हो। इस कुंडली का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसमें दूसरा विवाह का योग मुझे है, दो विवाह का योग है, फिर भी मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस व्यवस्था के विरुद्ध जाना चाहता हूँ। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, मैंने तुम्हें कुंडली दे दी खेलने के लिए। उसी समय अंदर से, घर के अंदर से सास आई और स्नान करके आई थी, अपने केश छोड़कर आई थी, उन्मुक्त केश, अपने बालों को छोड़कर ऐसे ही आई। सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, तो हंसती हुई वे खुश थी, क्योंकि नया रिश्ता बनने वाला था, तो वे हंस रही थी। तो आई करने को बातचीत जो कल होने वाली, उसी बात पर जो कल होने वाली है, कल जो रिश्ता आने वाला है, उसके बारे में बात करने के लिए वे हंसती हुई मंदस्मित होकर मेरे पास आई। अजीत संकेत किया मैंने अखिन,
लेकिन मैं खिन्न ना होते हुए, उद्विग्न ना होते हुए, चंचल ना होते हुए मैंने तुम्हारी ओर संकेत किया, तुम्हारी ओर दिखाया, जिस ओर कुंडली छिन्न-भिन्न। मैंने तुम्हें जो कुंडली दी थी खेलने के लिए, तुमने उसे फाड़ कर छिन्न-भिन्न कर दी थी। देखने लगी वे विस्मय भर उस कुंडली को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई, देखने लगी विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तुम उस संचित जो टुकड़ों की जो राशि थी उस पर तुम जाकर बैठकर खेल रही थी। तो इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए अपने दूसरे विवाह के संबंध को, रिश्ते को मैंने नाकार कर दिया, मैंने मना कर दिया, मैंने मन में निश्चय ले लिया, निर्णय ले लिया कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। इस प्रकार यह कविता आगे और भी है और अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता का अगला भाग पढ़ाऊँगा। आप सबको मेरा नमस्कार।